दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली फॉर नॉलेज में या विनर्स में। आज हम बात करेंगे एमपी पुलिस प्रैक्टिस सेट के ओल्ड पेपर के सेट 104 की। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, हम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के पुलिस कांस्टेबल रिकमेंड टेस्ट 2017 के ओल्ड पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हमने 9 सितंबर 2017 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर स्टार्ट किया था। इसके 2 टॉपिक हम अपने पुराने सेट में कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम हमारे तीसरे टॉपिक की ओर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी क्वेश्चन आपसे कमेंट सेशन में पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चनों का आंसर ज़रूर दीजिए और अपनी तैयारी को चलने दीजिए, क्योंकि कभी भी आपके एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज़ हो सकते हैं। चलिए, हमारा अगला टॉपिक है साइंस एंड सिंपल अर्थमेटिक का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि संलग्न चित्र में वृत्त का केंद्र O है और कोण ABC बराबर 50 डिग्री है, तो कोण AOC का मान निकालना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, मतलब आप इसको कीजिए और इसका आंसर जो है वो मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है ना, और साथ ही साथ कोण O का मान तो आप निकालेंगे सही, कोण C का मान भी मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना, दोनों मान कमेंट में बताइएगा, कोण AOC का मान और कोण BCO का मान, दोनों मान मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कैलकुलेशन बेस्ड है। 3/4 की घात -6 गुणित 3/4 की घात -4 बराबर है 3/4 की घात 2x। तो हमको x का मान निकालना है। ठीक है ना, ये जो है ये गुणित है। ठीक है, इसको आप गलती से x मत समझ लीजिएगा, x यहाँ है। तो देखिए, सब में बेस 3/4 है। यहाँ क्या हो रहा है, दोनों का गुणा हो रहा है। तो गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती है, तो -6 और -4 जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, घात -10 और बराबर ऊपर यहाँ घात क्या है, 2x। ठीक है ना, हमने क्या किया, सिर्फ घातों को सॉल्व करेंगे हम और हमारे x का मान ले आएंगे। तो 2 यहाँ गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में, 2 पंजे 10, तो -5 हमारा आंसर हो जाएगा। -5 फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। संलग्न चित्र में L समांतर है M के और T एक तिर्यक रेखा है। L और M दोनों समांतर है और T तिर्यक रेखा है, तो x का मान निकालना है। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ इस टाइप का। यहाँ पे वैसे तो ये बहुत सरल है, क्योंकि आपको पता है कि दोनों समांतर रेखा हैं और एक ही तिर्यक रेखा काटती है। तो ये जो दोनों कोण हैं, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात 5x - 1 बराबर होगा 4x + 20 के। सॉल्व कर लेते हैं। 4x को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस का हो जाएगा, तो 5 में से 4x घटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। बराबर ये माइनस का 1 इधर से उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो प्लस का 1 20 में जुड़ जाएगा, तो 20 और 1 क्या हो जाएगा, 21। एक स्टेप का सवाल था, 21 हमारा आंसर है। चलिए, चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक तरल अपशिष्ट उत्पाद है। ये जो दे रखे हैं ये सभी तरल अपशिष्ट है। कर्दम, वाहितमल, जैव और आपंक। आपको हिंदी समझ में नहीं आ रही हो तो आप अंग्रेजी से समझ सकते हैं। स्लरी, सेवेज, बायोगैस और स्लग। तो इनमें से जो है वो अपशिष्ट उत्पाद जो है वो है वाहितमल या सेवेज। आपने पाचन क्रिया पढ़ी होगी, उसमें इसका जो है वो उल्लेख है। चलता है हमारा अगला प्रश्न। ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें कोण BAD बराबर 64 डिग्री है। कोण AC और BD बिंदुओं पर मिलते हैं तो कोण BDC का मान निकालना है। चलिए, इसमें आकृति बना नहीं रखी है तो मैं आपको ये समझा देता हूँ। पहले तो हम बनाते हैं एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब जिसकी चारों भुजाएं समान हो। ठीक है ना,
समचतुर्भुज का क्या मतलब होता है? जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। तो ये हमने बना दिया समचतुर्भुज ABCD। ये बी सही कर लेते हैं, ठीक है। ABCD। कोण BAD बराबर 64 दे रखा है। BAD क्या है? 64 डिग्री। अब ये क्या बोल रहा है? AC और BD बिंदु O पर मिलते हैं। AC अर्थात ये A से C की ओर खींचेंगे और एक लाइन B से D की ओर खींचेंगे। AC और BD जो है बिंदु O पर मिलते हैं। तो BDC का मान हमको निकालना है। BDC का मान, ठीक है ना। एक कोण ये वाला निकालना है हमको। तो मैंने आपको चित्र बना के पूरा बता दिया है। आप इसका मान निकालिए और कमेंट में मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आंसर आ रहा है, कोण का मान क्या आ रहा है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। वह बिंदु जहां एक चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा पूर्ण रूप से उदासीन हो जाता है। मतलब चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो या नहीं भी पढ़ा होगा तो आपने बचपन में चुंबक का उपयोग भी किया होगा। तो उसमें आपको पता होगा कि क्या होता है। चुंबक, एक चुंबक को दूसरे चुंबक के पास में लेके आते हैं हम। अरे ये देखिए, ये चुंबक है, मान लिया इसको दूसरे चुंबक के पास में लेके आते हैं। तो क्या होता है, दोनों के बीच में आकर्षण बल लगता है। या फिर अगर हम उल्टे ध्रुव लेके आएंगे, जैसे कि एन के पास में एस को लेके आएंगे तो दोनों आपस में आकर्षित करेंगे। और अगर एस के पास में एस को लेके आएंगे, समान ध्रुव लेके आएंगे तो विकर्षित करेंगे, मतलब कोई बल लगेगा। लेकिन जब मान लिया कि दो विपरीत ध्रुवों को हमने मिला दिया, मतलब हम क्या करते हैं, उनको छोड़ देते हैं, तो दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं। अर्थात ये आकृति कैसे बन जाएगी, ये आकृति इस प्रकार से बन जाएगी। दोनों चुंबक मिल गए, इसके बाद तो कोई बल नहीं लगेगा। अर्थात यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे उदासीन बिंदु आ गया है, ठीक है ना। तो ये वही पूछ रहा है कि जब पूर्ण रूप से उदासीन बिंदु आ जाता है तो वो स्थिति क्या कहलाती है। तो वो स्थिति कहलाती है शून्य विक्षेप स्थिति, ठीक है ना। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। रजनोवृत्ति इस आयु में शुरू होती है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ रजनोवृत्ति पूछ रहा है वो, रजोनी वृत्ति पूछ रहा है वो। रजोनी वृत्ति का अर्थ होता है कि जो आपका मासिक धर्म है वो कब समाप्त हो जाता है, किस एज में समाप्त होने लगता है, मतलब आपके मासिक धर्म आने बंद हो जाते हैं। महिलाओं में जो मासिक धर्म आते हैं उसके बारे में यहाँ क्वेश्चन है। रजोनी वृत्ति किस आयु में शुरू होती है, मतलब मासिक धर्म बंद होना किस आयु में शुरू होता है। तो सामान्यतः 45 से 55 वर्ष की आयु में रजोनी वृत्ति शुरू होती है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। साजन जो है वो एक लड़का है। ये साजन की बिंबाणु संख्या मतलब प्लेटलेट्स, ये देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है अंग्रेजी में, ये प्लेटलेट्स। तो साजन की जो बिंबाणु संख्या है वह संक्रमित ज्वर के कारण तेजी से घट रही है। तो यह उसके रक्त को रोक देगा, मतलब उसका रक्त क्या काम नहीं कर पाएगा। तो आपको पता होगा कि प्लेटलेट्स क्या कार्य करती है। तो प्लेटलेट्स क्या करती है, रक्त का थक्का जमाती है। तो अब क्या होगा, थक्का नहीं जमेगा, अर्थात क्लोटिंग नहीं होगी। अगर उसकी प्लेटलेट्स की संख्या कम है तो क्लोटिंग नहीं होगी, अर्थात थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी उत्तक की मरम्मत में मदद करता है। उत्तक की मरम्मत में मदद से मतलब जैसे आपको चोट लग जाती है कहीं, तो वहां पे फिर से वही चमड़ी वापस आ जाती है, या जो आपका खून निकल जाता है वो खून फिर वापस से बन जाता है।
तो ये कार्य करने वाला ऊतक कौन सा है? तो ये कार्य करने वाला ऊतक जो है वो एरियोलर ऊतक है, ठीक है ना। एरियोलर टिश्यू जो है वो ये मरम्मत का कार्य करता है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। किस समूह में केवल जैवनिम्नी वस्तुएं हैं? जैवनिम्नी वस्तुओं को तो आप जानते होंगे सही, मतलब जिनका अपघटन हो जाता है, सीधी सी बात है। तो देखते हैं, केक का अपघटन हो सकता है लेकिन पॉलीथीन का नहीं हो सकता, ये बात तो सभी को पता है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। घास का हो सकता है लेकिन प्लास्टिक का नहीं हो सकता, ये भी गलत। फलों के छिलके का हो सकता है, केक का हो सकता है, पत्ता गोभी का हो सकता है, मतलब ये ही हमारा आंसर है। फिर भी फोर्थ ऑप्शन देखिए, घास का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है लेकिन प्लास्टिक का नहीं हो सकता, अर्थात थर्ड ऑप्शन हमारा 100% करेक्ट है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। रेबीज का मुख्य लक्षण क्या होता है? रेबीज का मुख्य लक्षण क्या होता है? तो रेबीज का आपको पता है, रेबीज जो है वो किस वायरस से होता है ये भी पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन पहले तो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढिए। रेबीज का मुख्य लक्षण क्या होता है? रेबीज का एक और नाम होता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डरना, ठीक है ना। मतलब जिस व्यक्ति को पानी से डर लगने लगे उसे क्या है? रेबीज है, और रेबीज को ही हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। ध्यान रखिए, ये भी पूछा जा सकता है कि रेबीज रोग का एक और नाम क्या है, तो वो हाइड्रोफोबिया है। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि रेबीज का मुख्य मतलब रेबीज कौन से वायरस से होता है, वायरस कौन सा है? तो रेबीज जो है वो रेप्टो वायरस से होता है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। यदि आप एक समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपकी छवि ऐसी हो सकती है, छोटी नहीं होती। आप डेली समतल दर्पण में ही अपना चेहरा देखते हैं, क्योंकि आप अपने आप को छोटा देखते हैं? नहीं देखते हैं। विशाल देखते हैं? नहीं देखते हैं। समान आकार का देखते हैं? बिल्कुल। यहाँ भी समान आकार का देखते हैं। दोनों ऑप्शन यहाँ तो सही है, लेकिन ये बोल रहा है कि पार्श्व अधोशीर्षी। पार्श्व अधोशीर्षी का अर्थ होता है, मतलब आपका दायां भाग बाईं ओर दिखाई दे रहा है और बायां भाग दाईं ओर दिखाई दे रहा है। ये बोल रहा है कि अधोशीर्षी। अधोशीर्षी मतलब आपका पीछे का हिस्सा दिखता है आपको, आपका सर थोड़ी दिखता है, आपका चेहरा ही तो दिखता है। तो ये गलत बोल रहा है, फोर्थ ऑप्शन गलत है, थर्ड ऑप्शन सही। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। पौधों द्वारा पानी जल वाष्प के रूप में बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सभी जानते हैं उसको क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। सफेद शर्ट में लगे हल्दी के दाग को जब साबुन से धोया जाता है तो वो लाल हो जाती है, क्यों? अम्ल क्षार का क्वेश्चन है, क्योंकि साबुन क्या होता है? प्रकृति में क्षारीय होता है, ठीक है ना। नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि साबुन जो होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। PQRS एक आयत है, तो मैं बना ही देता हूँ सबसे बढ़िया, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ बना देते हैं, ये PQRS हो गया। थोड़ा ज़्यादा ही छोटा बन गया, इसको क्लियर करके डबल से बनाते हैं। अरे आज फिर माउस को पता नहीं क्या हो गया। ये PQRS, ठीक है। तो PQRS जो है वो, सॉरी उल्टा बना दिया है मैंने, यहाँ R है और यहाँ S आएगा। PQRS आयत है, व्यास PR और SQ, PR और SQ लाइन बनानी है। PR और SQ जो है
पी आर और एस क्यू बिंदु ओ पर मिलते हैं, यानी कि ये जो मध्य बिंदु ये ओ है। तो ओ पी का मान दे रखा है, ओ पी का मान 5x+2 दे रखा है, और ओ एस का मान दे रखा है 7x, ओ एस का मान 7x-6। तो ये जो दोनों भाग है ये दोनों बराबर होंगे, तो हम इन दोनों को बराबर करके x का मान निकाल सकते हैं, अर्थात 5x+2 इज इक्वल टू है 7x-6 के। तो क्या होगा, 5x को इधर से इधर भेजते हैं तो माइनस का हो जाएगा, तो 7x में से 5x घट जाएगा तो क्या बचेगा 2x। ये 6 जो है ये माइनस का है, ये इधर जाएगा तो प्लस का 2 इसमें जुड़ जाएगा, तो 6 और 2 8, 2 से 8 कट जाएगा, 2 चौक 8, x का मान क्या आ गया 4। ठीक है ना, वैसे चित्र बना के वैसे ही मैंने टाइम वेस्ट किया। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन दे रखा है, इसकी ऊंचाई दे रखी है, तो हमको इसका व्यास निकालना है। तो सबसे बड़ी बात, आपको बेलन के आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, होता है इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच का मान दे रखा है इसने, क्या है 4620। तो मान रख देते हैं, पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर का मान तो हमको निकालना है, और एच का मान दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है 30 बराबर 4620। पहले तो 0 से 0 को काट देते हैं, और फिर 3 को काटते हैं, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 22 से कट जाएगा 154 7 बार। ये बटे का 7 इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर, मतलब आर का मान क्या है 7 आया। लेकिन वो पूछ क्या रहा है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर हमारा व्यास है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। नाभिकीय शक्ति संयंत्र में अपशिष्ट का निस्तारण एक बड़ी समस्या है, क्योंकि यह है, सबसे पहली बात तो है कि नाभिकीय शक्ति संयंत्र क्या होता है। इनमें क्या होता है, साधारणतः या तो फिर नाभिकीय संलयन होता है या फिर नाभिकीय विखंडन करवाया जाता है। ध्यान रखिए, नाभिकीय शक्ति संयंत्र में क्या कार्य किया जाता है, या तो फिर नाभिकीय संलयन किया जाता है या फिर नाभिकीय विघटन करवाया जाता है। और इससे क्या होता है, नाभिकीय संलयन या विघटन के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, या जो आपने सुना भी होगा कि भारत में कितने नाभिकीय संयंत्र हैं। नाभिकीय संयंत्रों के बारे में कुडन नाभिकीय संयंत्र, काकड़ापारा नाभिकीय संयंत्र, तो ये सब क्या है, ये सब बिजली उत्पादन के लिए ही बनाए गए हैं। तो आप मुझे कमेंट में एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि नाभिकीय संयंत्र भारत में कितने हैं, वर्तमान में भारत में कितने नाभिकीय संयंत्र स्थित हैं। ध्यान रखिए, इससे एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। नाभिकीय शक्ति संयंत्र में अपशिष्ट के निस्तारण की एक बड़ी समस्या क्या है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि नाभिकीय संयंत्र में जो अपशिष्ट होता है वो होता क्या है, तो वो होता है रेडियोधर्मी अपशिष्ट। तो ये रेडियोधर्मी अपशिष्ट जो होता है ये वातावरण को नुकसान पहुंचाता है, यही सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है ना, जिस प्रकार से प्लास्टिक जो है वो भी वातावरण को नुकसान पहुंचाता है, इसी प्रकार से जो रेडियोधर्मी अपशिष्ट होता है इसका ये भी वातावरण को नुकसान पहुंचाता है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, x² + y² इज इक्वल टू 45 और xy इज इक्वल टू 2। तो x + y का मान निकालना है। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम x + y का होल स्क्वायर बना देंगे। देखिए ऐसे x + y का होल स्क्वायर का मान निकालते हैं। पहले तो क्या होता है x + y के होल स्क्वायर का मान, हाँ, तो x + y का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + y² + 2xy। ठीक है, तो x² + y² का मान दे रखा है उसने, क्या दे रखा है 45,
तो बराबर 45 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई का मान भी दे रखा है 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 को 45 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49। तो ये तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, अगर हमको x प्लस वाई का मान निकालना है तो इसका अंडर रूट कर दीजिए, 49 का अंडर रूट क्या होगा, प्लस माइनस 7। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। सॉरी, गर्म रक्त वाले पशुओं के युग्म है। उभयचर गर्म रक्त होता ही नहीं है, एवीज का भी नहीं होता है, मछली का भी नहीं होता है, सॉरी मछली का तो नहीं होता है, लेकिन मैं जल्दी में एक गड़बड़ कर गया। एवीज, एवीज किसको कहते हैं, ये जो सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है एवीज, तो ये छोड़िए, पहले हम बात करते हैं दूसरों की। उभयचर में तो नहीं होता है, मछली का भी नहीं होता है, ठंडा होता, देखिए जो जल में रहते हैं, सिंपल सी बातें हैं, उनका रक्त जो है वो गर्म नहीं रहता है। आप तो एक बेसिक सा यही बना लीजिए कि अधिकतर जो जल में रहने वाले व्यक्ति जीव जंतु है, उनका जो है वो रक्त गर्म नहीं होता है, तो मछली भी नहीं होगी, तो बचेगा क्या, एवीज और स्तनधारी। स्तनधारी के अंतर्गत तो हम स्वयं मनुष्य भी आते हैं, तो मनुष्य का रक्त तो गर्म होता है इसे, ये तो आप सभी को पता होगा। अब ये एवीज क्या है, तो एवीज प्रजाति के अंतर्गत सबसे बढ़िया उदाहरण मैं आपको देता हूँ पक्षियों का। पक्षी जो है वो एवीज के अंतर्गत आते हैं, तो पक्षियों का भी रक्त गर्म होता है, ठीक है ना। तो गर्म रक्त वाले युग्म हो गए एवीज और स्तनधारी। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। सोनू अपने रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहा था। उसने बुनसेन बर्नर के वायु विवर को खोला तथा निम्न को प्राप्त करने के लिए समायोजित किया। तो बुनसेन बर्नर किस कार्य के लिए उपयोग में लाया जाता है। बुनसेन बर्नर जो है वो एक वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया है। उनका नाम भी बुनसेन ही है, उनका पूरा नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनका नाम बुनसेन ही है। उन्हीं के नाम पर इस बर्नर का नाम रखा गया था, बुनसेन बर्नर, ठीक है ना। तो ये जो है ये नीली लो प्राप्त करने के लिए यह होता है, बिल्कुल एक सिंगल कैंडल जैसा बर्नर होता है। आप चाहे तो नेट पे सर्च करके इसका चित्र देख सकते हैं। ये इस प्रकार से सिंगल कैंडल जैसा होता है और उसमें स्विच लगा रहता है। आप उसको जो है समायोजित करके ऑक्सीजन से उसके अंदर जो गैस भरी होती है उसकी क्रिया होती है और वो एक निश्चित मान पर नीली लो हमको प्रदान करता है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 7 वर्षों पूर्व में जितनी उम्र का था 9 वर्षों बाद उसका 3 गुना हो जाऊंगा। तो 9 वर्षों बाद मेरी उम्र क्या होगी। ये तो आपके लिए होमवर्क है, आप चाहे तो ऑप्शन से कर सकते हैं, आप चाहे तो एक्स मानकर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। -6x⁴ प्लस 8x⁴ और -2x² को -2x² से विभाजित करना है। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि सबके बटे में हमको क्या लिख देना है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है सबके बटे में मैं -2x² लिख देता हूँ। -2x² का सबसे भाग दे देते हैं। तो 2 माइनस का माइनस से भाग देंगे तो 6, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 2 का 6 में भाग देंगे तो 2 तिया 6, x² और x की घात 7, तो 7 में से 2 घात कटेगी तो क्या बचेगी, x की घात 5 प्लस ये माइनस है और ऊपर प्लस है तो यहाँ माइनस बच जाएगा। 2 का भाग 8 में जाएगा तो 2 चौक 8। देखिए हर पद में आपको भाग देना है। x² का x⁴ में भी भाग देंगे तो क्या बचेगा, x² बच जाएगा। 4 में से 2 घात घट जाएगी तो 2 बचेगी। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2x² से 2x² कट जाएगा, पूरा 1 बच जाएगा। 3x की घात 5 माइनस 4x² प्लस 1 फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न।
एक पुस्तक का अंकित मूल्य 225 रुपये है, इसे 12% की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या है। मतलब हमको कैलकुलेशन करनी है 225 गुणित 12% की छूट है, अर्थात 100 में से 12 को घटा दीजिए, क्या बचेगा 88 बटे 100, परसेंटेज है तो बटे में 100। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 25 नमा की 225 और 25 चौक 100 और 4 का 88 में गुणा कर भाग देंगे तो 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, तो 22 नमा की पता नहीं है सर, 22 नमा की नहीं पता है तो 9 का गुणा कर दीजिए, 9 दूनी 18 हो जाएगा और 198 जो है हमारा आंसर। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। कितने समय में प्रतिवर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपये की राशि 2662 रुपये हो जाएगी। कितने समय में हो जाएगी? तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था, वैसे तो चलिए मैं फिर से करवा देता हूँ, लेकिन ये आपके लिए होमवर्क ही छोड़ देते हैं। सिंपल सा सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाना है, दर दे रखी है, मूलधन दे रखा है और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। कीजिएगा और कमेंट में मुझे आंसर दीजिएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्न में से कौन एक पूर्ण वर्ग नहीं है? तो आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था। उसके अलावा भी अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर में इकाई का अंक क्या आ सकता है। जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, या तो फिर 1 आ सकता है, 4 आ सकता है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, 16 में इकाई का अंक क्या है 6। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का 25, इकाई का अंक क्या आएगा 5 आएगा। फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 6 36, 36 में इकाई का अंक क्या है 6। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, 49 में इकाई का अंक क्या है 9। मतलब कुल मिला के इकाई के अंक वर्गों में यही होते हैं। तो इनमें से देख लीजिए कौन सा ऐसा है जो इकाई का अंक नहीं है, वो हमारा आंसर है। तो सेकंड ऑप्शन दे रखा है ऐसा 778, इकाई का अंक इसमें क्या है 8 है, तो 8 किसी भी वर्ग के इकाई का अंक नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है ना, कितना सरल। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 30 375 को विभाजित किया जाए ताकि भागफल एक घनमूल प्राप्त हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 30 375 की आप एलसीएम ले लीजिए। तो आप पॉज करके ले लीजिएगा, मैं डायरेक्ट ही आपको इसका एलसीएम बता देता हूँ। 3 फिर गुणे 3 फिर गुणे 3 फिर गुणे 3 आएगा, फिर 3 आएगा, गुणे 25 हो जाएगा, फिर 5 गुणे 5 गुणे 5 125। ठीक है, ये जो है ये इसका मैंने एलसीएम कर दिया है। तो घनमूल निकालना है, मतलब 3 3 के जोड़े बनाएंगे। ये 3 का जोड़ा बन गया, ये भी 3 का जोड़ा बन गया, बचा क्या 3 गुणे 3 बच गया। तो इसका हम भाग दे देते हैं, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, एक घनमूल हो जाएगा। तो इसका भाग दे दीजिए, 3 तिया 9 का, तो किसका भाग देंगे हम 9 का भाग देंगे। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 27, प्रश्न क्रमांक 27। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है और यदि इसका आधार 7 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई क्या है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई। तो अगर उसने आधार दे रखा है तो आप आधार का भाग दे दीजिए क्षेत्रफल में, तो 7 का भाग देंगे तो क्या बच जाएगा 7 छंग 42। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका आंसर हो गया। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रथम 12 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या है। तो प्रथम 12 पूर्ण संख्याएं 0 से लगा के कहाँ तक है 11 तक होगी, ठीक है ना, क्योंकि पहली संख्या तो 0 ही हो गई ना। तो दूसरी संख्या 1 होगी, तीसरी संख्या 2 होगी,
फिर 3 होगी, 4 होगी, 5 6 7 8 9 10 11। तो इन सबको जोड़ के आपको क्या करना है, 12 का भाग दे देना है। माथे ऐसे ही निकालेंगे। एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट ये है कि आपको प्रथम और अंतिम संख्या ले लेनी है और 2 का भाग दे दीजिए। 0 और 11 को जोड़ दीजिए। 0 और 11 क्या हो जाएगा, 11। 11 में 2 का भाग दे दीजिए तो क्या आंसर आएगा, 5.5, जो कि 4th ऑप्शन में दे रखा है। आप चाहे तो इन ऊपर जो संख्या दे रखी है इनको जोड़कर भी 0 से लगा के 11 तक की संख्याओं को जोड़कर 12 से भाग दीजिए, आपका औसत 5.5 ही आएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। वनस्पति इसे संदर्भित करता है। उस क्षेत्र के जंगली जानवर को, उस क्षेत्र का पादप जीवन, उस क्षेत्र का पशु जीवन या उस क्षेत्र के पक्षी। सभी को बताया इसका आंसर सेकंड क्वेश्चन। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। उस ग्रह का नाम बताइए जो लाल रंग में दिखता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 आप मुझे कमेंट में आंसर दीजिएगा कि वह ग्रह कौन सा है। मंगल है, बृहस्पति है, पृथ्वी है या नेपच्यून है। मिलेंगे हम आपको हमारी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।